गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं करैक्टर स्ट्रिंग इन सी, यानी सेकंड चैप्टर है अपने, और सेकंड चैप्टर में करैक्टर स्ट्रिंग इन सी, यानी सी में करैक्टर स्ट्रिंग होती है तो सी में किस प्रकार से अपन सी लैंग्वेज के अंदर करैक्टर को किस प्रकार से इंसर्ट करेंगे वो अपन इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो पिछला जो वीडियो था पार्ट नंबर अपना 8, उसमें हमने प्रोग्राम के बारे में सीखा था, जिसमें बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके प्रोग्राम हमने सीखे थे। तो अब ये जो स्ट्रिंग की बात करें अपन सी लैंग्वेज के अंदर कि किस प्रकार से अपन करैक्टर स्ट्रिंग इसमें ऐड करेंगे, तो वो अपन यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रिंग इसमें ऐड की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग मतलब होता क्या है कि स्ट्रिंग अगर देखा जाए तो वास्तव में ये अपने एक वीमियम यानी वन डायमेंशनल एरे होता है ना, उसका ही पार्ट होता है। ठीक है, यानी जो वन डायमेंशनल एरे होता है उसी का ही पार्ट होता है। बस आपको इसमें समझना है कि किस प्रकार से इसको इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी जो स्ट्रिंग है अपनी, कौन सी स्ट्रिंग है? करैक्टर स्ट्रिंग है। जो ये करैक्टर स्ट्रिंग है ये कहती है कि ये खुद जो है वो एक वन डायमेंशनल एरे है, वन डायमेंशनल एरे। अब अगर अपने वन डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता हो कि वन डायमेंशनल एरे वो हमेशा या रो के द्वारा दर्शाया जाता है या फिर उसको कॉलम के द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार से अपन दर्शाते थे वन डायमेंशनल एरे को। ठीक है, यानी जिस प्रकार से अपन वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते थे उसी प्रकार से करैक्टर स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई इसमें स्ट्रिंग लिखते हैं, यानी इनके अंदर कोई जैसे अक्षर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कोई वर्ड अगर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट करते हैं तब ये कहता है कि इसके अंदर आपको स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है। लेकिन जैसे स्ट्रिंग आपने इंसर्ट की तो लास्ट में आपको एक वैल्यू होती है जिसे अपन नल वैल्यू कहते हैं, वो नल वैल्यू इंसर्ट करनी नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये नल वैल्यू ये कहता है कि नल वैल्यू सी लैंग्वेज के अंदर जब अपन प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम बनाते समय जब अपन उसके जो डाटा टाइप डिक्लेरेशन करते हैं, डाटा टाइप डिक्लेरेशन करने के जस्ट बाद जब उसको इनिशियलाइजेशन करेंगे तब इसमें एक वैल्यू को अपन लास्ट वाली वैल्यू को नल वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जब अपन स्ट्रिंग ऐड करेंगे तब तो अपन कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे इसमें अपन डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, जैसे मैंने डाटा टाइप लिखा इंटीजर, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ इंटीजर है एक डाटा टाइप, सेकंड नंबर पे अपनी फ्लोट डाटा टाइप है, फिर अपना है करैक्टर डाटा टाइप। तो स्ट्रिंग के लिए कौन सी यूज आएगी? करैक्टर डाटा टाइप। तो मैं यहाँ पर यहाँ करैक्टर डाटा टाइप लिख रहा हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, अब नेम लिखा है और फिर मैंने यहां पर इसकी साइज लिख दी 6। तो मैंने डिक्लेरेशन जब किया है तो 6 डिक्लेरेशन किया है, यानी मुझे एक 5 वर्ड का ऐसा, अब मैं इसको इनिशियलाइजेशन कर रहा हूं। ठीक है, डिक्लेरेशन मैंने नेम की जो साइज है वो कितनी लिखी? 6। अब मैं इसको इनिशियलाइजेशन करूंगा तो मैं ऐसे 5 वर्डों वाला कोई नाम लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा हेलो। तो पहले मैं इनको इनिशियलाइजेशन कर रहा हूं, अब ये टोटल गिनो कितने वर्ड का हो गया? 1 2 3 4 5, और इसके अंदर एक लास्ट जो वैल्यू इंसर्ट की जाएगी इसको अपन कहते हैं नल वैल्यू। यानी ये कह रहा है कि सी प्रोग्राम के अंदर जो करैक्टर स्ट्रिंग होती है वो एक वन डायमेंशनल एरे होती है और इसके अंत में है वो क्या लगती है? नल वैल्यू लगती है। और नल वैल्यू वो किसको रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी? ऑब्लिक 0 से रिप्रेजेंट होती है। अब ये कहता है कि हमेशा ध्यान रखना कि जब अपन डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करते जितनी अपने करैक्टर की साइज होती है उससे एक नंबर आपको अधिक देना है, यानी ग्रेटर देन साइज ऑफ एरे, यानी एरे की साइज से एक आपको अधिक देना है। क्यों देना है? क्योंकि ये कहता है कि जब अपन डिक्लेयर करेंगे तो जो वन डायमेंशनल एरे होता है करैक्टर स्ट्रिंग के अंत में नल वैल्यू
आ जाती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रदर्शित किया जाता है। अब ये कहता है कि वैसे अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग के अंत में, जैसे अगर यहाँ पर लिखा हेलो, तो जब ये हेलो लिखा है तो इसके अंत में कभी भी ऑब्लिक जीरो नहीं आएगा। ऑब्लिक जीरो कब आएगा? कि जब आप इसका डिक्लेरेशन करोगे, यानी जब मैं इसको स्ट्रिंग कैरेक्टर के माध्यम से डिक्लेयर करूंगा, तो डिक्लेयर करने के बाद जब मैं हेलो लिखूंगा, यानी जब मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, अब डिक्लेयर के बाद इसका मैंने इनिशियलाइजेशन किया, और जैसे ही मैंने इसका इनिशियलाइजेशन किया तो लास्ट वाला जो अक्षर होगा, यानी उसके बाद का जो अक्षर होगा वो अंत में, यानी इसके एंड में हमेशा नल वैल्यू को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये रहेगा अपना कैरेक्टर स्ट्रिंग। चलो इसको पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो देखो स्ट्रिंग इन सी आर रिप्रेजेंटेड बाय एरे ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यानी ये क्या करता है? एरे के जो कैरेक्टर होता है उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज मार्क्ड विथ ए स्पेशल कैरेक्टर, और इसके लास्ट में हमेशा एक स्पेशल कैरेक्टर से मार्क किया जाता है, और द नल कैरेक्टर, और वो उसको अपन नल कैरेक्टर के भी नाम से जाना जाता है। यानी सी भाषा में या सी में स्ट्रिंग को वर्णों के एरे द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, और स्ट्रिंग के अंत में एक विशेष कैरेक्टर के साथ, नल कैरेक्टर के साथ चिन्हित किया जाता है। यानी जो स्ट्रिंग होती है, जो मैंने आपको ये बताया कि ये जो स्ट्रिंग है, इसमें अपन क्या करते हैं, इनको सी भाषा के अंदर एरे होता है। यानी जो मैंने पहले ही बता दिया कि कैरेक्टर स्ट्रिंग है वो क्या होती है? वन डायमेंशनल एरे होती है। ठीक है, यानी वन डायमेंशनल एरे के अंदर, जब एरे के अंदर अपन इसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे जैसे हेलो वर्ड अपने यहाँ लिख दिया, जैसे HELLO, ये मैंने हेलो वर्ड लिखा। अब ये कहता है कि जब इसको डिक्लेयर करेंगे तो इसमें हमने किस प्रकार से डिक्लेयर किया? एरे के अंदर डिक्लेयर किया। ठीक है, यानी जैसे ही हमने इसमें एरे के द्वारा दर्शा दिया गया, अब ये कह रहा है स्ट्रिंग के अर्थ में एक विशेष कैरेक्टर के साथ, नल कैरेक्टर के साथ चिन्हित किया जाता है। यानी ये जो अपना एक कैरेक्टर था, इसके जो एंड में है, यहां पर अपन एक विशेष अक्षर का उपयोग करेंगे जो होगा ऑब्लिक जीरो। ठीक है, या फिर इसको अपन कहते हैं नल कैरेक्टर। ठीक है, यानी जो अपने नाम लिखा है या कोई वर्ड है, और उस वर्ड के लास्ट वाला जो अंत में होता है, यानी जो एंड में जो अपन डिक्लेयर करते हैं, उसको अपन कहते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर। अब ये कहता है कि एक्चुअली यू डोंट इंसर्ट द नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। यानी अगर वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में आप इसके कैरेक्टर के अंत में नल कैरेक्टर का उपयोग नहीं कर सकते, या नल कैरेक्टर को आप इंसर्ट नहीं कर सकते। फिर क्या कहता है? द सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंसर्ट द नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। और ये कहता है कि जो इसमें सी कंपाइलर लगा हुआ होता है, यानी जो सी लैंग्वेज होती है, वो सी लैंग्वेज ये कहती है कि जब आप इसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है नहीं, तो डिक्लेयर करते टाइम हम यहाँ लिख दिया जैसे नेम, और फिर बाद में यहाँ लिख दिया 10, तो ये कह रहा है कि जब अपन डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेयर करने के बाद ऑटोमेटिकल जो सी कंपाइलर है वो क्या करेगा कि जो कैरेक्टर होगा उसके एंड में ऑटोमेटिकल एक नल वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो व्हेन इट इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे, और ये कब करेगा? जब अपन एरे का इनिशियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो वास्तव में आप स्ट्रिंग के अंत में नल कैरेक्टर को इंसर्ट नहीं करते। यानी अगर देखा जाए तो जैसे अपन किसी का नाम लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने नाम लिखा राकेश, तो क्या आपने राकेश के अंत में नल कैरेक्टर को दर्शाया? नहीं दर्शाया आपने, यानी यहां पर अपने नल कैरेक्टर नहीं लिखा। लेकिन जैसे इसको अपन डिक्लेयर करेंगे, तो डिक्लेयर जैसे मैंने यहाँ पर कैरेक्टर लिया, और कैरेक्टर में मैंने यहाँ नेम लिखा, और नेम की साइज मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। अब मैं इसको इनिशियलाइजेशन कर रहा हूं, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं राकेश। ठीक है, ये कितने हो गए? 5 के हो गए, और फिर इसके बाद एक वर्ड हो गया एस। अब मैंने
फिर बाद में यहाँ लास्ट में एक एंड वर्ड में ये लिख दिया मैंने। तो ये कह रहा है कि जब अपन वास्तव में अगर नाम लिखते हैं तब अपन यहाँ पर नल कैरेक्टर को इंसर्ट नहीं करते, लेकिन जैसे इसको सी कंपाइलर में इसको डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद जब इसको इनिशियलाइजेशन करेंगे तब जाके लास्ट में सी कंपाइलर ऑटोमेटिकल यहाँ पर लास्ट में आपका एक नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी जो अपनी है वो इम्पोर्टेंट है। अब ये कह रहा है कि किस प्रकार से इसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो देखो ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग टू ऐड द नल कैरेक्टर टू द एंड ऑफ द एरे ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द वर्ड। अब जस्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था सेम कि क्या होता है कि जब अपन किसी भी एरे में वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं यानी कैरेक्टर, और यहाँ लिख दिया आपने नेम। अब मुझे नाम है वो कितने अक्षर का लिखना है, जैसे 9 अक्षर का नाम लिखना अगर, या 10 अक्षर का मुझे नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं इस 10 अक्षर के नाम से एक वैल्यू को मैं ज़्यादा डिक्लेयर करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि जब सी प्रोग्राम के अंदर इसको कंपाइल किया जाएगा सी लैंग्वेज के द्वारा, तब ये क्या करेगा कि इसके अंत में यानी कैरेक्टर के अंत में ऑटोमेटिकल यहाँ पर आपका एक नल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है कि जो साइज ऑफ द एरे है यानी एरे की जो साइज है उस एरे के साइज से मुझे एक ज़्यादा यहाँ पर डिक्लेयर करना है। यानी जो साइज ऑफ द एरे वो 10 है, तो मैं यहाँ पर जब डिक्लेयर करूँगा तो यहाँ नेम में लिख दूंगा मैं 11। समझ गए? यानी एक वैल्यू मैं यहाँ ज़्यादा इंसर्ट कर रहा हूँ, और उसका कारण क्या है कि जब मैं यहाँ 10 अक्षर का नाम लिखूंगा तो 10 अक्षर के बाद 11 जो अक्षर होगा वो यहाँ पर नल कैरेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी लाइन अपने इंपोर्टेंट है। यानी ये कह रहा है कि एरे के अंत में नल कैरेक्टर को जोड़ने के लिए कैरेक्टर स्ट्रिंग की लंबाई शब्द में कुल अक्षरों की संख्या में एक अधिक, यानी जो अपने कैरेक्टर हैं यानी अंत में अगर आपको नल कैरेक्टर जोड़ना है तो ये कह रहा है कि जितनी आपका अक्षर की जो लेंथ है यानी लेंथ ऑफ वर्ड है उन लेंथ ऑफ वर्ड में एक आपको अधिक रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको यहाँ समझना है तो ये लिखा हुआ ही है, और वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा भी दिया। जैसे मैं अगर हेलो वर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, तो देखो ये लिया मैंने कैरेक्टर, ठीक है। अब ये कैरेक्टर लिया और कैरेक्टर के बाद यहाँ पर लिख दिया मैंने नेम NAM, ठीक है। और अब देखो ये कितने वर्ड का है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 6। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये क्या है 5 तो मेरे सिर्फ क्या है उस अक्षर की लेंथ है, लेकिन इस लेंथ से मुझे एक अक्षर ज़्यादा दर्शाना है जैसे कि मेरे अक्षर के अंत में ये नल कैरेक्टर ऐड हो जाए। तो इनिशियलाइजेशन करूँ मैं इसका, देखो एस ये हो गया 1 2 3 4 5 और एक लास्ट के अंदर आ जाएगा -0, ठीक है। तो इस प्रकार के इनिशियलाइजेशन किया जाएगा। अब फिर उसके बाद आपको पता ही है कि डायमेंशनल जब इसके अंदर इंसर्ट होंगे तो इस प्रकार से इसका इंसर्शन किया जाएगा कि देखो HELLO और जो लास्ट वाला वर्ड है वो क्या हो जाएगा -0। अब ये तो क्या अपना वेरिएबल है और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके इंडेक्स में क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ जाएगी इसकी पोजीशन, और पोजीशन में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फिर आप इसका एड्रेस कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो या आप पूरा लिख देना इसके अंदर, ठीक है। नोटबुक के अंदर जो नोट्स है वो आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब इसके क्या है कुछ बेसिक जानकारी वो आपको ध्यान रखना है कि जब हम कभी भी इसको लिखते हैं तो ये कह रहा है कि हमेशा या तो डबल क्वार्टेट में लिखो कोई भी वर्ड, या फिर आप इसको सिंगल क्वार्टेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ कुछ दे रखा है तो वो आप देख लो कि द नल और स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय अनदर कैरेक्टर स्केप सीक्वेंस नल whenever we write a string include in double quotes
C automatically creates an array of character for each containing that string terminated by the null character। यानी ये क्या होता है, ये कहता है कि जो अपना जो नल कैरेक्टर होता है, ये कहता है नल कैरेक्टर के जब समाप्ति कैरेक्टर होता है वो किसी अन्य वर्ण के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी यहाँ पर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होता है और इसमें ये कहता है कि जो वर्ड होते हैं वो वर्ड हमेशा या तो डबल क्वार्टेट में होंगे या फिर ये सिंगल क्वार्टेट में किसी भी वर्ड को दर्शाया जाएगा। ठीक है, और सी स्वचालित रूप से हमारे लिए एक वर्ण बनाता है जिसमें उस स्ट्रिंग को शामिल किया जाता है जिसे नल वर्ण द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। और ये लास्ट में जो अपने ये कहता है कि लास्ट वाला जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज जब अपन डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेयर के अंत में जो वर्ड होगा वो हमेशा अपना कौन सा होगा, नल कैरेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसकी डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग की घोषणा कैसे करेंगे, तो स्ट्रिंग की घोषणा कैसे करेंगे, सिंपल सा अपना फंडा है कि जो सिंटैक्स होता है वो ये कहता है कि यहां पर आपको लिखना है डाटा टाइप और फिर यहां लिखना आपको स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल के बाद यहां पर आपको लिखनी है साइज। ये हो जाएगा अपना डिक्लेरेशन। अब डाटा टाइप में कैसे, यहां आपको ध्यान रखना सिर्फ कैरेक्टर ही आएगा। स्ट्रिंग वेरिएबल जैसे यहां पर देखो स्ट्रिंग वेरिएबल, यहां पर लिख दिया मैंने नेम NM और यहां लिख दिया मैंने साइज 20। दूसरा अगर मैं लूं तो यहां लिख दूंगा कैरेक्टर और नेम की जगह मैं यहां पर लिख दूंगा दूसरी सी कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने यहां लिख दिया CL और यहां पर लिख दिया मैंने 10 वैल्यू। ठीक है, फिर इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्ट्रिंग की घोषणा की जाएगी। स्ट्रिंग का घोषणा में आपको ये सिंटैक्स याद रखना, सिंटैक्स है जो अपना याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन है, तो जो स्ट्रिंग के जो फंक्शन है उसमें मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से अपने स्ट्रिंग के फंक्शन है, फिर उनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले आप स्ट्रिंग के फंक्शन बारे में समझ ली। सबसे पहला आता है स्ट्रिंग कॉपी, यानी जो स्ट्रिंग कॉपी है ये क्या करता है, ये क्या करता है कि जो S2 को है वो S1 में कॉपी करेगा। फिर आएगा स्ट्रिंग कट, ये क्या करेगा कि जो S1 होगा यानी फर्स्ट स्ट्रिंग होगी और सेकंड स्ट्रिंग होगी, तो ये क्या करेगा, जो सेकंड स्ट्रिंग का जो वर्ड है वो फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में लगा दिया जाएगा। ठीक है, फिर स्ट्रिंग लेंथ आता फंक्शन, और स्ट्रिंग लेंथ का मतलब होता है कि जो आपने वर्ड लिखा है उनकी लंबाई ज्ञात करने के लिए स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का उपयोग करेंगे अपन। और फिर स्ट्रिंग लेंथ के बाद आता है स्ट्रिंग कंपेयर, यानी ये कहता है दो स्ट्रिंग है हमारे पास, उन दो स्ट्रिंग की क्या करेंगे अपन, कंपैरिजन, यानी दोनों की आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, और फिर आता है स्ट्रिंग कैरेक्टर, स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग कैरेक्टर जिसके अंदर अपन का क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग होगे और उसमें जो फर्स्ट वाला जो CS होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया जाएगा। और फिर आएगा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग है, इसमें भी ये कह रहा है कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगी उस फर्स्ट स्ट्रिंग में सेकंड स्ट्रिंग की पहली फ्रीक्वेंसी का पॉइंटर के द्वारा उसको दर्शाया जाएगा। तो आपको इसके अंदर जो मेन जो याद रखना है वो ये रखना है आपको, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कट, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कंपेयर। बस ये दो वाले हैं, वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये, लेकिन ये भी है। अगर आपको पूछा जाए कि स्ट्रिंग के फंक्शन कौन से है तो फिर ये पूरे फंक्शन रहेंगे अपने। ठीक है नहीं, तो स्ट्रिंग कॉपी का मतलब समझ गए कि यहाँ पर क्या होगा, S1 और S2 दो स्ट्रिंग होगी, तो ये क्या करेगा, S1 के अंदर S2 की कॉपी की जाएगी। कट में क्या होगा कि S2 को कट करके S1 के एंड में प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस प्रकार से इनको अपन फंक्शन होते हैं और उन फंक्शन के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखो स्ट्रिंग के फंक्शन। स्ट्रिंग के फंक्शन में सबसे पहला आता है स्ट्रिंग कॉपी। अब ये कह रहा है कि दिस फंक्शन कॉपीज वन स्ट्रिंग वेरिएबल इनटू अनदर वेरिएबल, यानी ये कह रहा है ये फंक्शन है जो क्या करता है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करता है। तो सिंपल सी बात है, तो इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, ये रहा एग्जांपल, स्ट्रिंग कॉपी S1 और S2। ये S1 क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग, और S2 है वो सेकंड स्ट्रिंग। तो ये हो गया अपना स्ट्रिंग कॉपी। अब स्ट्रिंग कॉपी को करने के लिए कैसे है वो मैं आपको यहाँ दर्शा देता हूँ कि जैसे यहाँ लिख दिया मैंने कैरेक्टर और ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर। अब ये क्या है, S1, S2 और
3। S1 के अंदर लिख दिया मैंने हेलो, S2 के अंदर लिख दिया मैंने वर्ल्ड। अब मुझे क्या करना है कि S3 को दर्शाना है। अब ये क्या कर रहा है कि S3 में दर्शाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले ये करूंगा मैं कि कॉपी करूंगा। तो S2 को कॉपी करूंगा मैं किसके अंदर, S1 के अंदर। S2 कॉपी हो जाएगी S1 में, ठीक है। फिर क्या करूंगा, जब S1 के अंदर पूरा का पूरा ये कॉपी हो जाएगा तो इसको मैं S3 में दर्शाना चाहूंगा, तो S3 को दर्शाऊंगा मैं S1 के द्वारा, यानी S3 है इसकी कॉपी S1 से की जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका प्रोग्राम है वो स्ट्रिंग कॉपी कहलाता है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रिंग कट। ये क्या करता है कि दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर अपेंडिंग वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द अनोदर स्ट्रिंग, यानी ये कहता है एक स्ट्रिंग के अंत में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए S1 है और S2 है। S1 में लिखा है हेलो और यहां पर लिखा है वर्ल्ड। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए एक लगाऊंगा स्ट्रिंग कट फंक्शन, और स्ट्रिंग कट फंक्शन लगाते मैं यहां लिखूंगा S1 के अंत में किसको जोड़ना है, S2 को। तो S1 के अंत में S2 को जोड़ दो, ये वर्ड है वो किसके सब पीछे जुड़ जाएगा, हेलो वर्ल्ड के पीछे। इस प्रकार की ये स्ट्रिंग कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपने इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन है वो आपके इंपॉर्टेंट है, ये बस फंक्शन पूरे के पूरे आपको एक बार याद करने हैं अच्छे से पढ़कर, ठीक है। अब जो अपना अगला है फंक्शन है वो ये कहता है स्ट्रिंग लेंथ। और स्ट्रिंग लेंथ क्या कहता है कि इट कैलकुलेट्स लेंथ टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अंदर जो टोटल नंबर दे रखा होगा उसकी अपने क्या करना है, उसकी लेंथ यानी लंबाई अगर आपको ज्ञात करना है तो फिर इसका उपयोग किया जाएगा। अब देखो लंबाई कैसे ज्ञात की जाएगी, जैसे मैंने एक शब्द लिखा हेलो, अब इसकी मुझे लेंथ निकालनी है तो मैं यहां लिखूंगा स्ट्रिंग और लिखूंगा लेंथ और कोष्टक में लिखूंगा S1 और सेमीकोलन से इसको कर दूंगा बंद। अब जैसे मैंने स्ट्रिंग लेंथ और S1 लिखा तो इसका मतलब ये S1 है, ये स्ट्रिंग 1 है, और इस स्ट्रिंग 1 की जितनी साइज होगी वो हमें फिर आउटपुट के रूप में दर्शा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लेंथ यानी लंबाई ज्ञात करने के लिए, स्ट्रिंग की लंबाई को बताता है। अब स्ट्रिंग कंपेयर क्या कहता है कि दिस फंक्शन कंपेयर टू स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी ये कहता है कि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी जैसे एक कैरेक्टर ये है हेलो और दूसरा कैरेक्टर है माई, इन दोनों को आपस में क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा। अब ये क्या कंपेयर करेगा, ये कहता है कि जब S1 और S2 और S2 दोनों इक्वल है, S1 इज इक्वल टू S2, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, रिटर्न में क्या जाएगा 0। अब ये कह रहा है कि अगर ये तो होगी S1 स्ट्रिंग और ये होगी S2 स्ट्रिंग, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या जाएगा 0। लेकिन ये कह रहा है कि अगर S1 लेस देन S2, यानी S1 है वो किससे छोटा होगा, S2 से, तो क्या S1 की अक्षर की साइज देखो तो 1 2 3 4 5 है और इसकी 2 है, यानी S2 की तो 2 है और S1 की 5 है, तो क्या 5 लेस देन 2 नहीं है ना, यानी ये कम नहीं है, 5 से 2 कम नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, 0 से कम, 0 या 0 से कम रिटर्न किया जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर S1 ग्रेटर देन S2 तो यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो 0 से अधिक रिटर्न होगी। तो अब देखो यहां मैं कंपेयर कर रहा हूं S1 को, कंपेयर देखो S1 लेस देन S2 तो रिटर्न में क्या जाएगा, सिंपल सी बात है, S1 की जो वैल्यू है वो 5 है और S2 की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है। क्यों, क्योंकि S1 के अंदर मैंने लिखा हेलो और S2 के अंदर लिखा माई में कितने अक्षर है 2 और हेलो में कितने अक्षर है 5। तो अब ये कह रहा है कि S1 की वैल्यू वो 5 है और S2 की वैल्यू वो 2 है। अब ये कह रहा है 5 लेस देन 2 नहीं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू रिटर्न क्या हो गया 0। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ S1 ग्रेटर देन S2, यानी S1 की 5 वैल्यू 5 ग्रेटर देन 2, यानी 5 है वो 2 से बड़े हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू हो जाएगी 0 से अधिक 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना कंपैरिजन।
कि ये क्या कहता है कि दिस फंक्शन कंपेयर टू स्ट्रिंग, यानी दो स्ट्रिंगों को आपस में कंपेयर करता है। यदि स्ट्रिंग S1 और S दोनों समान हो तो रिटर्न 0 करता है, और अगर ये वाली वैल्यू होगी तो फिर 0 से ज़्यादा और ये वाली वैल्यू हो जाएगी तो 0 से कम, यानी ग्रेटर देन है तो 0 से ज़्यादा और 0 से कम। अब आता है स्ट्रिंग करैक्टर। अब ये क्या कहता है, इन करैक्टर S1 करैक्टर CS गिव्स ए पॉइंटर टू द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यानी पहली आवर्ती का पॉइंटर देता है ये CS करैक्टर वाला। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है स्ट्रिंग करैक्टर और S1, फिर आ जाएगा CS। फिर आता है स्ट्रिंग। अब ये कहता है कि स्ट्रिंग रिटर्न्स ए पॉइंटर टू द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग 2, इंटीजर स्ट्रिंग S1 में स्ट्रिंग S2 की पहली आवर्ती की का पॉइंटर देता है। यानी ये दोनों है वो हमेशा ध्यान रखना कि आपके दोनों का उपयोग है वो हमेशा CS के द्वारा, यानी इसकी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को ये देगा। ठीक है, इतना आप इसको ध्यान रखना इन दोनों फंक्शन को। ठीक है, अब इन दोनों का एग्जांपल है। अब ये बताया कि सी प्रोग्राम ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन, और स्ट्रिंग फंक्शन का जो सी प्रोग्राम है वो अपन जब सारे प्रोग्राम को अपन एक साथ कमांड के साथ पढ़ेंगे तब इसका भी प्रोग्राम है अपन बना देंगे कि किस प्रकार से स्ट्रिंग फंक्शन का एक प्रोग्राम बनता है, जिसके अंदर अपन सारे लेंगे। कौन कौन से लेंगे कि स्ट्रिंग की कॉपी कैसे की जाती है उस फंक्शन को सीखेंगे, स्ट्रिंग का कट कैसे किया जाता है उस फंक्शन को सीखेंगे, और स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकाली जाती है उस फंक्शन को अपन सीखेंगे। यानी ये जो तीन फंक्शन है, स्ट्रिंग कट, स्ट्रिंग कॉपी और स्ट्रिंग लेंथ, ये तीनों फंक्शन के बारे में अपन विस्तार से पूरा प्रोग्राम में सीखेंगे कि किस प्रकार से इनकी कॉपी की जाती है। ठीक है, फिर तो यानी स्ट्रिंग के उनके फंक्शन के बारे में अपन प्रोग्राम में सीखेंगे और विस्तार से। अब आता है मेमोरी एलोकेशन। यानी मेमोरी एलोकेशन ये कहता है कि जब अपन कोई भी वेरिएबल है और उस वेरिएबल का अपन साइज अगर डिक्लेयर कर देते, जैसे वेरिएबल है नेम, और वेरिएबल नेम की जो साइज है वो मैंने 30 डिक्लेयर कर दी, तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैंने यहाँ 30 डिक्लेयर कर दी तो अब इस वेरिएबल को सी लैंग्वेज में स्थान देने के लिए एक एलोकेशन आता है जिसको अपन मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। यानी मेमोरी एलोकेशन क्या कहता है कि अपन यहाँ पर क्या करेंगे, उनको आवंटित की जाएगी, यानी जगह यानी स्थान को आवंटित किया जाएगा कि एक ऐसा स्थान बताइए दीजिए जिसके अंदर 30 अक्षर की साइज का यहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट की जा सकती है। और ये हमेशा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा आपको क्या होंगी कि जो स्थान आप एक वेरिएबल का जितना आकार दोगा उस आकार के इक्वल ही बराबर। यानी अगर आपने यहाँ पर डिक्लेयर में 30 लिखा है तो जो आवंटित स्थान है वो भी आपको कितना मिलेगा, 30 ही मिलेगा। अगर आपने डिक्लेयर में 50 लिखते तो फिर आपका जो आवंटित प्लेस है वो भी आपका 50 ही होता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। अब ये जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और एक होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये दो पढ़ेंगे अपन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और एक होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो पढ़े अपन, ठीक है। ये कहता है कि व्हेन ए वेरिएबल इज डिक्लेयर मेमोरी स्पेस इक्वल टू इट्स साइज इज एलोकेटेड टू इट। अब ये कह रहा है कि जब अपन वेरिएबल को उसके आकार के बराबर स्मृति में स्थान घोषित किया जाता है। यानी यहां मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितना आप साइज का डिक्लेयर करोगे उतनी ही साइज को आपको एक स्थान में जगह मिलेगी। अगर यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपने 20 लिखा है तो इसका मतलब आपको जो स्थान मिलेगा, मेमोरी जो अलाउड होगी वो भी आपको 20 ही अलाउड होगी, यानी 20 ही आपको एलोकेशन किया जाएगा। यानी मेमोरी का एलोकेशन वो 20 कैरेक्टर की साइज का ही किया जाएगा, इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर उसको अपन कहते हैं दिस इज कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, यानी जब एक वेरिएबल को उसके आकार के बराबर स्मृति स्थान घोषित किया जाता है तो उसे स्मृति आवंटन कहा जाता है। यानी जो जितनी वैल्यू, यानी एग्जाम्पल के लिए कि जब मैं यहाँ पर नेम को अगर 30 में डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मुझे जब मेमोरी आवंटित की जाएगी वो मेमोरी एलोकेशन भी मुझे कितनी की होगी, 30 कैरेक्टर की ही आवंटित होगी। इससे ज़्यादा मुझे आवंटित नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि इसका स्पष्ट है कि जितना डिक्लेरेशन होगा उतना ही अपन को एलोकेशन किया जाएगा। ठीक है,
अब ये कहता है मेमोरी एलोकेशन के दो तरीके होते हैं, एलोकेशन के दो होते हैं, कौन कौन से? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब इन दोनों में जो डिफरेंट है वो आप समझ लीजिए बस, फिर अपना ये डायनामिक जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाला है वो अपना यहाँ पर एंड हो जाएगा। फिर जो अपन इसके जो फंक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार इनके फंक्शन होते हैं। तो देखो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या कहती है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म्ड बिफोर रन टाइम। ये कहता है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है वो हमेशा रन टाइम से पहले कार्य करती है। और डायनामिक क्या कहती है कि ये जो होती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज परफॉर्म एट रन टाइम। स्टैटिक तो क्या होता है? रन टाइम से पहले, यानी जब प्रोग्राम को अपन एग्जीक्यूट करेंगे, यानी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उस एग्जीक्यूट से पहले जो परफॉर्म करती है वो तो होती है अपने स्टैटिक मेमोरी, और एग्जीक्यूट के बाद परफॉर्म करती है तो वो होती है अपनी डायनामिक मेमोरी। यानी एग्जीक्यूट करने से पहले इसको जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे उससे पहले प्रोग्राम को अगर कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है तो स्टैटिक मेमोरी का यूज किया जाएगा, और प्रोग्राम को रन करने के बाद अगर इसमें कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को स्टोर करना है तो उसमें अपन डायनामिक मेमोरी का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों का अंतर समझ गए? ये भी आप ठीक है अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, और उसको डिटेल से आप पढ़ लेना। अब सेकंड नंबर पे है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन सेव रनिंग टाइम। अब ये क्या था? स्टैटिक मेमोरी है वो एलोकेशन क्या करती है? रनिंग टाइम में बचत करती है, यानी जब जितना समय अपन को रन करने में लगता है उस रन वाले समय को ये क्या कर देता है? बचत करता है। कौन? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहती है कि सेव इट मेमोरी इन इंटरेस्टेड, यानी जब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में जो मेमोरी को अपन डाटा सेव करेंगे तो सेव करते समय जो टाइम लगता है उस टाइम को ये बचत करता है। ये क्या करता है? ये रनिंग टाइम को बचत करता है, और ये क्या कर देगा कि डाटा को जब अपन स्टोर करेंगे तो स्टोर करते समय जो टाइम लगता है उस टाइम को ये बचत करेगा, यानी सेव करेगा टाइम को। अब ये कहता है कि मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन वेरिएबल इज डिक्लेयर, यानी वेरिएबल घोषित होने पर मेमोरी आवंटित की जाती है। स्टैटिक मेमोरी में तो क्या होगी कि जब यहाँ पर आप वेरिएबल घोषित करोगे, जैसे वेरिएबल नेम और यहाँ पर लिख दिया मैंने 30, जब ये डिक्लेयर करूंगा तब जाके मुझे यहाँ पर इनकी जगह स्थान मिलेगा। कितने का? जितना डिक्लेयर किया उतना ही स्थान मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है कि मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली व्हेन द यूजर गिव द कमांड, यानी जैसे ही उपयोगकर्ता कमांड देगा तो कमांड देते ही यहाँ पर मेमोरी आवंटित हो जाएगी। स्टैटिक में तो क्या है कि जब मैं यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा तभी मेरे को मेमोरी आवंटित की जाएगी, लेकिन डायनामिक क्या कहता है कि जैसे ही यूजर है और यूजर कमांड दे दिया और कमांड देते ही